नमस्कार मित्रों। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे राजस्थान की कला व संस्कृति के टॉपिक लोकगीत और लोक संगीत पर। तो जिस तरह से हमने पिछले एक दो दिनों से दिशा पब्लिकेशंस की जो पुस्तक है उससे पिछले परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का क्विक रिवीजन कर रहे हैं, उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम लोकगीत और लोक संगीत से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स में, उस पर आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है लोक संगीत व लोकगीत। तो पहला प्रश्न है, मारी बरसालेरी मूमल हालेनी ए आली जेरे देख नामक लोकगीत किस क्षेत्र का है। तो यहाँ पर एक मूमल गीत है जिसके बोल कुछ इस तरह से हैं कि मारी बरसालेरी मूमल हालेनी ए आली जेरे देख। तो ये किस क्षेत्र का लोकगीत इसको माना जाता है। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा जैसलमेर। तो क्यों होगा, क्योंकि जैसलमेर में ही जो मूमल एक राजकुमारी है उसका जन्म हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन में दे भी रखा है कि जैसलमेर में गाए जाने वाला श्रृंगारिक लोकगीत मूमल में लोद्रवा, जो जैसलमेर जिले के अंतर्गत स्थान आता है, कि राजकुमारी मूमल की सुंदरता का नक्शे सिख तक वर्णन किया जाता है। नक्शे सिख तक का मतलब होता है पैर से सिर तक जो मूमल की जो सुंदरता है उसका वर्णन इस लोकगीत में किया गया है। यहाँ से दूसरा जो फैक्ट हमें याद रखना है वो यही रखना है कि मूमल कहाँ की राजकुमारी थी। तो जैसलमेर के लोद्रवा की राजकुमारी थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी गीत एक युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है। उसी प्रश्न को दूसरे तरीके से पूछा गया है कि एक युवती के सौंदर्य का वर्णन कौन सा लोकगीत करता है। तो ऊपर गीत का नाम नहीं बताया था, लेकिन मैंने प्रश्न के साथ ही आपको बता दिया था इस गीत का नाम भी है मूमल। तो ये जो गीत के जो बोल है, इस गीत का मुख्य नाम था मूमल, और मूमल को ही यहाँ पर एक युवती को के रूप में इस प्रश्न में दिखाया गया है, और ये प्रश्न 2018 में पूछा गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सुबटिया लोकगीत का संबंध किससे है। तो ये लोकगीत का नाम है सुबटिया, तो इसका संबंध किससे है। तो भील स्त्री से इसका संबंध है। क्यों है, व्याख्या में हम देखेंगे कि मेवाड़ और पर्वतीय प्रदेश का सुबटिया लोकगीत भीलनी स्त्री द्वारा पति के लिए संदेश के रूप में गाए जाने वाला विरह गीत है। तो यहाँ से भी इस प्रश्न को पूछा जा सकता है कि भील स्त्री के द्वारा पति के लिए गाए जाने वाले विरह गीत को किस नाम से जानते हैं। तो यहाँ से इस प्रश्न को यदि दूसरे तरीके से पूछा जाए तो ऑप्शंस में से हमें सुबटिया लोकगीत का जो विकल्प है उसको चयन वहाँ पर करना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं। तो सुबटिया को भीलों की स्त्री गाती थी, पति को संदेश के लिए गाती थी, और इसको विरह गीत कहा जाता है। यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है वो स्त्री और पुरुष और कौन सी जाति के, भील जाति के, और मिलकर गाते हैं, तो उस लोकगीत को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर है हम सीढ़ो। तो इसको याद रखने से याद रखने का जो तरीका है वो यहाँ पर हम शब्द है। तो कोई भी चीज़ होती है तो यदि दो व्यक्ति साथ मिल जाते हैं तो वो बहुवचन में हम हो जाता है। तो साथ साथ गाते हैं, इसीलिए इस लोकगीत का नाम है हम सीढ़ो। व्याख्या दे रखी है, मेवाड़ और पर्वतीय प्रदेश का हमसीडो लोकगीत भीलों के युगल, युगल का मतलब होता है जोड़ा, द्वारा गाया जाता है। तो ऊपर वाले प्रश्न में भी बताया था कि हमारे राजस्थान प्रदेश में भील जाति का जो मुख्य निवास स्थान है वो कौन सा है। मेवाड़ का जो पर्वतीय प्रदेश है वहाँ पर हमारी ये भील जनजाति पाई जाती है। लांगुरिया लोकगीत है। तो मैंने आपको बताया था कि यदि हम कला संस्कृति और हिस्ट्री को साथ साथ पढ़ते हैं या फिर एक दूसरे कला संस्कृति के टॉपिक पढ़ते हैं तो यहाँ पर एक दूसरा जो टॉपिक है वो मैच होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि लांगुरिया जो गीत है तो लोक देवी और देवताओं वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था, कैला देवी जो करौली की है वहाँ पर भक्ति के लिए गीत गाए जाते हैं। तो देखो उसी प्रश्न को यहाँ लोक गीत वाले चैप्टर में भी शामिल किया गया है। तो लांगुरिया जो लोकगीत है वो क्या है, एक भक्ति गीत है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, तो पहले इसकी व्याख्या भी देखते हैं। तो लोक देवी और देवता वाला चैप्टर में भी इसी तरह की कुछ व्याख्या थी कि गुजरों में अधिक माने जाने वाली कैला देवी के मंदिर की प्रमुख विशेषता कनक दंडवत है, और इनके जो भक्त हैं
इनकी आराधना में प्रसिद्ध लांगुरिया गीत गाते हैं। तो ये मैं बता ही चुका हूँ कि कौन सी देवी के लिए लांगुरिया गीतों को गाया जाता है। तो करौली की जो कैला देवी है, जिसका सर्वाधिक जो पूजन है, आराधना है, वो गुर्जर जाति के लोग करते हैं, उसी के लिए लांगुरिया गीत गाया जाता है। नेक्स्ट ऐसा ही प्रश्न है कि लांगुरिया गीत का संबंध है, तो लांगुरिया गीत का संबंध कौन सी देवी से है, कौन सी लोक देवी से है? तो कैला देवी से इसका संबंध है। तीसरा प्रश्न भी लांगुरिया से संबंधित है। तो लांगुरिया गीत किस मंदिर पर गाया जाता है? तो कैला देवी मंदिर पर लांगुरिया गीत को गाया जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है पटेल्या, बीछियो एवं लालर क्या है? तो ये तीनों के तीनों लोकगीतों के नाम हैं। पटेल्या भी राजस्थान का लोकगीत है, बीछियो भी राजस्थान का लोकगीत है, और लालर भी राजस्थान का लोकगीत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। व्याख्या में दे रखा है कि पटेल्या, बीछियो, लालर आदिवासियों द्वारा मेवाड़ प्रदेश में गाए जाने वाले प्रमुख लोकगीत हैं। तो ऊपर सिर्फ हमने इन तीनों को ये जाना कि तीनों के तीनों लोकगीत हैं, लेकिन व्याख्या से हमारा एक प्रश्न और कवर होगा कि ये कौन सी जाति के द्वारा गाए जाने वाले लोकगीत हैं। तो आदिवासी जो मेवाड़ प्रदेश में निवास करते हैं, उन आदिवासियों के द्वारा इन लोकगीतों को गाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पटेल्या, बीछियों, लालर और माछर क्या है? तो ऊपर वाले प्रश्न में 3 ही लोकगीतों के नाम वहाँ पर दिए गए थे। इस प्रश्न में एक लोकगीत को और शामिल किया गया, माछर। तो ये चारों के चारों क्या है? तो वही हमारा सेम प्रश्न हो जाएगा, मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत। तो व्याख्या में हमने देखा भी है कि वहाँ पर व्याख्या में हमें एक फैक्ट और देखने को मिला था, जिससे हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो भी सही होगा। तो यहाँ पर हमें यही याद रखना है, चारों के चारों लोकगीत आदिवासियों के द्वारा गाए जाते हैं। क्षेत्र की बात करें तो कौन से क्षेत्र के हैं? मेवाड़ क्षेत्र के प्रसिद्ध लोकगीत हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पावना गीत कब गाया जाता है? तो ससुराल में जवाई के आगमन पर। तो ससुराल में जब जवाई आता है तो जो लोकगीत गाए जाते हैं राजस्थान में, उनको किस नाम से जानते हैं? तो पावना गीत के नाम से उनको जाना जाता है। व्याख्या में हम देखते हैं कि किसी घर में ब्याहे जाने वाले व्यक्ति से संबंधित गीत गाए जाते हैं, और जो व्यक्ति ब्याया जाता है उसी को हम जवाई कहते हैं। वे गीत पावना कहलाते हैं। ये गीत भोजन कराते समय गाए जाते हैं, और प्रमुखतया से इन गीतों को कब गाया जाता है? तो जब भोजन कराया जाता है आने वाले मेहमान के लिए, तब इन गीतों को गाया जाता है, और इन गीतों के माध्यम से मीठी मीठी गाली भी दी जाती है। तो इसी को हम पावना गीत के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न भी पावना गीत से संबंधित है कि पावना नामक गीत गाए जाते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं, नए दामाद को ससुराल में खाना खिलाते समय गाए जाने वाला गीत। तो बिल्कुल पहला ही ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आंसर भी यही देख रखा है, आंसर नंबर 1। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पंडित जसराज का संबंध है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि न केवल हमें लोकगीत बल्कि हमें लोक संगीत को भी साथ में लेकर के उनको पढ़ना है। तो पंडित जसराज कौन से घराने से संबंध रखते हैं? तो पंडित जसराज का जो संबंध है वो मेवात घराने से है। तो संगीतों के कुछ घराने हैं, तो जो घराने इन प्रश्नों में आएंगे उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर मेवाती घराना आया जसराज के लिए। तो उस्ताद घग्गे नज़ीर खां द्वारा प्रारंभ जयपुर की ख्याल गायकी का प्रसिद्ध घराना है, और पंडित जसराज इसी घराने से संबंधित है। तो इस व्याख्या में हमें नई चीज़ जो याद करनी है वो यही है कि जयपुर की जो ख्याल गायकी, क्योंकि यहाँ पर हम लोकगीत पढ़ रहे हैं तो गायकियों के बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ से हमारा जो फैक्ट है जो हमें याद करना वो यही है कि जयपुर की ख्याल गायकी का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? तो उस्ताद घग्गे खां या उस्ताद घग्गे नज़ीर खां के द्वारा जयपुरी ख्याल की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना। आदिम का मतलब है पहला घराना, कौन से शैली का? कथक शैली का। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा जयपुर। बहुत ही मोस्ट ये क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से थोड़ा याद कर लें कि राजस्थान में कथक शैली का जो आदिम घराना है वो कौन सा है? जयपुर। व्याख्या हम देखते हैं, तो विद्वानों की ऐसी मान्यता है कि कथक नृत्य की हिंदू शैली का प्रतिनिधित्व जयपुर घराना ही करता है,
जयपुर घराना कथक नृत्य शैली का आदिम घराना माना जाता है। जयपुर घराने के कथक नृत्य में हाव भाव, संगीत, मुद्राएं सभी सरल और ग्राह्य होती हैं। जयपुर घराने की वंश परंपरा 5 शाखाओं के रूप में पृथक पृथक गांव के व्यक्तियों के नाम से विकसित हुई है। इन्हीं 5 शाखाओं को, कथकों को जयपुर घराना के नाम से जाना जाता है। तो जो 5 शाखाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? तो प्रथम शाखा है नाथूलाल, दूसरी शाखा गिरधारी लाल, तीसरी शाखा शंकरलाल बद्री प्रसाद, चतुर्थ शाखा पूर्णराम और पंचम शाखा भानुजी। तो ये 5 शाखाएं भी आपको याद रखनी है जयपुर घराना की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, श्रावण माह के दौरान राजस्थानी महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले लोकप्रिय लोकगीत का नाम बताएं। तो उन लोकगीतों का नाम बताना है जो महिलाओं के द्वारा कौन से माह में गाए जाते हैं, श्रावण माह में। तो श्रावण माह का राजस्थानी एक प्रसिद्ध त्यौहार है तीज। तो तीज गीत यहाँ पर गाए जाते हैं। श्रावण में ढूंढाड़ मारवाड़ तीज, पंछीड़ा लाल आछी, पड़ी रियाछी, रियारी पाछी के लोकगीत गाए जाते हैं। तो ये गीत के बोल हैं जो तीज के त्यौहार पर ढूंढाड़ी और मारवाड़ क्षेत्र में गाए जाते हैं। पंछीड़ा लाल आछी, पड़ी रियारी पाछी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, ख्याल के जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मनरंग। व्याख्या में हम देखते हैं, जयपुर घराना यह मनरंग भूपत खां द्वारा स्थापित ख्याल गायन शैली का घराना है। उल्लेखनीय है कि मनरंग दिल्ली घराने के प्रवर्तक सदरंग के पुत्र थे। इस घराने की प्रमुख उपशाखाएं कौन कौन सी हैं? तो पटियाला घराना है और इसके जो प्रवर्तक हैं वो फतेह अली एवं अली बख्श हैं। और दूसरी उपशाखा है अतरौली घराना, जिसके संस्थापक कौन है? साहब खां। तो यहाँ पर इस व्याख्या को भी आपको ध्यान में रखना है कि ख्याल गायन शैली की जो स्थापना की गई है जयपुर घराने की, किसके द्वारा की गई है? तो मनरंग के द्वारा, और इन्हीं का नाम है भूपत खां। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मरुभूमि के लोकगीत उनकी किस भावना के परिचायक हैं? तो मरुभूमि का मतलब है कि जो मरुस्थलीय भूमि है राजस्थान प्रदेश के अंतर्गत आने वाली, उसमें जो लोकगीत गाए जाते हैं उसमें किस भावना की ये परिचायक है, यानी कैसी भावना उसमें आती है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर दिया गया है, क्योंकि इन गीतों में उमंग के भाव भी हैं, वियोग के भाव भी हैं और हृदय की पीड़ा को भी इनमें दर्शाया जाता है। व्याख्या हम देखते हैं, राजस्थानी लोक गीतों में मानव के सुख दुख का इतिहास, स्नेह और करुणा के विविध रंग, आंसू और मुस्कान के चित्र विविध रूपों में प्रकट हुए हैं। तो यहाँ देखेंगे कि सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर इन लोक गीतों के माध्यम से प्रदर्शित की जाती है। सुख दुख को भी दिखाया जाता है, स्नेह करुणा को भी प्रदर्शित किया जाता है, आंसू और मुस्कान को भी गीतों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। कहीं पुत्र के जन्म पर हर्ष और उल्लास से भरे स्वरों में ये लोकगीत गाए जाते हैं, तो कहीं शोक और वियोग के दर्द को भी उजागर करते हुए इन लोक गीतों को गाया जाता है। तो ये जो लोकगीत हैं वो सुख में भी गाए जाते हैं तो दुखों में भी इन गीतों को गाया जाता है। राजस्थानी लोक गीतों का परिवेश बहुत व्यापक है। लोक गीतों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनमें व्यक्ति अपने अस्तित्व को सामूहिक जीवन में विलीन कर देता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान में झोरवा गीत है, तो झोरवा गीत किससे रिलेटेड है? विरह से रिलेटेड है कि जन्मोत्सव से रिलेटेड है या विदाई गीत से? तो झोरवा जो है वो एक विरह गीत है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये विरह का दूसरा प्रकार है जो राजस्थान में गाया जाता है। इससे पहले हमने भील स्त्री के द्वारा गाए जाने वाले विरह गीत की जानकारी भी यहाँ से प्राप्त करी थी। व्याख्या देखते हैं कि जैसलमेर क्षेत्र में पति के प्रदेश जाने पर उसके वियोग में गाए जाने वाले गीत झोरावा कहलाते हैं। तो क्षेत्र को भी याद रखना है कि झोरावा जो विरह गीत हैं वो कौन से क्षेत्र में गाए जाते हैं? तो जैसलमेर क्षेत्र में इन गीतों को गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी झोरावा से संबंधित है। तो क्षेत्र का नाम यहाँ पर पूछा गया है कि झोरावा लोकगीत का संबंध है, तो हमारा आंसर हो जाएगा जैसलमेर से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, होलार राजस्थानी लोकगीत में जो के अवसर पर गाए जाते हैं। तो
होलार गीत ये भी लोकगीत का नाम है। तो आप एक लिस्ट बना सकते हैं कि कौन सा गीत कौन से क्षेत्र में गाया जाता है और किस अवसर पर गाया जाता है। तो होलार जो गीत है वो शिशु के जन्म पर गाया जाता है। व्याख्या है, पुत्र जन्मोत्सव पर जच्चा होलर नामक मंगल गीत सामूहिक रूप से गाया जाता है। किसी किसी क्षेत्र में होलार गीतों को जच्चा गीत भी कहा जाता है, क्योंकि नवजात शिशु की माँ को राजस्थानी भाषा में जच्चा कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गायकी लोक गायकी की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है। तो ध्रुपद गाई जो लोक गायकी की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है, ये लोक संगीत की श्रेणी में इसको गिना जाता है। बाकी जो तीनों श्रेणियां हैं, ढोला, आला, बारहमासा, ये लोकगीत की श्रेणी में आती है। ध्रुपद गायकी की व्याख्या देखते हैं। इसका जो आरंभ है राजा मानसिंह तोमर के शासनकाल में हुआ था। राजस्थान में सर्वप्रथम बहराम खां महाराजा राम सिंह के दरबारी ये गायक थे। इन्होंने इस गायकी का प्रचार किया था। इसके डागर घराने को विकसित किया था। तो यहाँ से याद रखना है, डागर घराने को विकसित किसने किया था, तो बहराम खां ने किया था। अकबर के समय में तानसेन और उनके गुरु स्वामी हरिदास, तो तानसेन के गुरु का क्या नाम था, स्वामी हरिदास, नायक बैजू और गोपाल आदि प्रख्यात ध्रुपद गायक थे। तो ध्रुपद गायकी के ये कलाकार थे सारे के सारे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ध्रुपद गायकी का आरंभ किसके शासनकाल में हुआ था। तो ऊपर हमने देखा भी है, तो राजा मानसिंह तोमर के शासनकाल में इसका प्रारंभ हुआ था। निम्नलिखित में से किस संगीतकार का संबंध ध्रुपद से है। तो स्वामी हरिदास, व्याख्या में हमने देखा था, तो स्वामी हरिदास का जो संबंध है वो ध्रुपद गायकी से है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान के उमर फारूक मेवाती का संबंध किस क्षेत्र से है। तो नाम यहाँ पर बहुत सारे आए हैं, तो सभी को मैंने बताया था कि यहाँ प्रमुख जो चीज़ है वो क्षेत्र से संबंधित क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं कि निम्नलिखित लोकगीत कौन से क्षेत्र से है, निम्नलिखित व्यक्ति या फिर गायक जो है वो कौन से क्षेत्र से है। तो उमर फारूक मेवाती का जो संबंध है वो कौन से क्षेत्र से है। क्षेत्र का मतलब है पर्यावरण से है कि चिकित्सा विज्ञान से है। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक चल रहा है संगीत, तो उमर फारूक मेवाती का संबंध संगीत से है। व्याख्या में देखते हैं, उमर फारूक मेवाती अलवर मेवात क्षेत्र के प्रसिद्ध भपंग वादक हैं। तो कौन से वादक यंत्र के ये स्पेशलिस्ट हैं, तो भपंग वादक के। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गोहरहारी, डागुरी, खंडारी का संबंध किससे है। तो इन सब का जो संबंध है वो किससे है, तो ध्रुपद गायकी से इनका संबंध है। व्याख्या में हम देखते हैं, मध्यकाल में ध्रुपद की निम्नांकित 4 शैलियाँ या वाणियाँ प्रसिद्ध थी। तो ये सारे के सारे जो चीज़ें क्वेश्चन में आई हैं वो ध्रुपद की शैलियाँ हैं। यहाँ पर व्याख्या में उनकी थोड़ी थोड़ी डिटेल भी दी गई है। तो गोहरहारी वाणी के बारे में हमें बताया गया है कि इसकी उत्पत्ति ग्वालियर से हुई है। तो इतनी चीज़ें हमें याद रखना है, उत्पत्ति ग्वालियर से, और प्रवर्तक कौन है, तानसेन। दूसरी जो शैली है खंडार वाणी, उनियारा राजस्थान के निकट खंडार के शासक सम्मोखन सिंह इसके प्रवर्तक माने जाते हैं, और इनके पुत्र मिश्री सिंह की शादी तानसेन की पुत्री सरस्वती से हुई थी। ये चीज़ें हमें याद नहीं रखनी है, केवल इसके प्रवर्तक को यहाँ से हमें याद रखना है। अगली शैली है डागुरवाणी। इसके प्रवर्तक हैं ब्रजनंद डागर, परंतु बहराम खां डागर ने इसे प्रसिद्धि के उच्च स्तर पर प्रतिष्ठापित किया था। लेकिन यहाँ पर प्रवर्तक ही हमें याद रखना है, ब्रजनंद डागर। नेक्स्ट शैली है नौहार वाणी। श्रीचंद नौहार इसके प्रवर्तक थे। जयपुर में रामगंज चौपड़ के आगे तेलियों के रास्ते में डागुर घराने का पुश्तैनी मकान बहराम खां की चौखट के नाम से आज भी प्रसिद्ध है। हर वर्ष संगीत समारोह आयोजित होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन वगैरह नहीं आता है कि हर वर्ष आयोजित होता है या नहीं होता है। तो यहाँ पर हमें प्रवर्तक याद रखना है, नौहार वाणी के प्रवर्तक श्रीचंद नौहार थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान कबीर यात्रा का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है। तो यहाँ से हमें ये शब्द याद रखना है, कबीर यात्रा का संबंध किससे है, तो इसका संबंध भी गायन से है। राजस्थान पुलिस द्वारा सांप्रदायिक सौहार्द एवं सामाजिक सद्भावना को बनाए रखने की दिशा में पर्यटन विभाग एवं लोकायन संस्था के सहयोग से प्रतिवर्ष राजस्थान कबीर यात्रा का आयोजन किया जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कबीर यात्रा का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है, राजस्थान पुलिस के द्वारा। किसकी मदद से, पर्यटन विभाग और लोकायन संस्था के सहयोग से। क्यों, क्योंकि जो कबीर है वो सांप्रदायिक सौहार्द और सामाजिक सद्भावना के प्रतीक हैं, इसीलिए इस यात्रा का नाम कबीर यात्रा के नाम से किया गया है।
एक गीत का नाम आया है जला गीत। तो जला गीत स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है? तो प्रमुख चीज़ें हैं कि ये नए नए जो राजस्थानी शब्द हैं गीतों के, ये भी आपको याद रखना है। तो जो जला गीत है वो कब गाया जाता है? जिसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर 3, वर की बारात का डेरा देखने जाने पर। तो जब दूल्हा ससुराल में पहुंच जाता है बारात के साथ, और जहां पर बारात को रोका जाता है उसको डेरा कहा जाता है, तो वहीं पर जब देखने जाती हैं महिलाएं तो जला गीत को गाया जाता है। जला गीत विवाह में बारात का डेरा देखने के प्रसंग में वधू पक्ष की स्त्रियों के द्वारा ये गाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान में एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक के जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो कथक के जो प्रवर्तक हैं जयपुर घराने के, वो भानुजी महाराज को माना गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्याख्या भी है कि प्रमुख संगीत और घराने उनके प्रवर्तक, और मैंने बताया था जो मोस्ट चीज़ें वो यही है। तो जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन है? मनरंग भूपत का व्याख्या में हमने देखा है। डागर घराना भी हमने देखा है पिछले क्वेश्चनों में, बहराम खा डागर के द्वारा। सेनिया घराना तानसेन के पुत्र सूरज सेन के द्वारा। रंगीला घराना रमजान खां मियाँ रंगीले के द्वारा। कथक घराना जयपुर, जो इसी क्वेश्चन में हमें पूछा गया था, भानु जी के द्वारा। और मेवाती घराना उस्ताद घग्गे नज़ीर खां के द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कौन सा एक लोकगीत राजस्थान के पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है? तो हमने देखा था कि पर्वतीय क्षेत्र का एक साथ पूछा था, पटेलिया भी है, बीछू भी है, लालर भी है। एक ही क्वेश्चन में 3 या 4, एक प्रश्न में 3 लोकगीतों का नाम आया था और एक में 4 का आया था। तो जो कुर्जा है वो पर्वतीय क्षेत्र में नहीं गाया जाता है। तो कुर्जा कहाँ गाया जाता है? तो व्याख्या में हम देखते हैं, प्रवासी पक्षी को आधार बनाकर के वियोगनी स्त्री के द्वारा गाए जाने वाला विरह गीत, जिसको हम कुर्जा गीत कहते हैं, और इसके बोल हैं, कूजा एक मारो भवर मिला दो ये। तो ये इसके बोल हैं और इसको कुर्जा गीत कहा जाता है। लोकगीत किसी संस्कृति के मुँह बोले चित्र हैं, यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है वो देवेंद्र सत्यार्थी का है। लोक यात्री देवेंद्र सत्यार्थी, जिनका मूल नाम देवेंद्र भत्ता था, लोकगीत अध्ययन के प्रणेताओं में से रहे हैं। तो इन्होंने लोकगीतों का अध्ययन किया है। उन्होंने देश के कोने कोने की यात्रा करके वहाँ के लोक जीवन, गीतों और परंपराओं को संग्रहित कर आत्मसात किया, यानी अच्छी तरह से उनका अध्ययन किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि रतवाई लोकगीत किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? तो नया लोकगीत है रतवाई, कौन से क्षेत्र में गाया जाता है? तो मेवात क्षेत्र में इसको गाया जाता है। राजस्थान का वह संगीतज्ञ जिसके विषय में किंवदंती है कि उसने एक राग से पत्थर को पिघला दिया था। तो हरि सिंह के बारे में ये किंवदंती है कि हरि सिंह ने एक ऐसा राग गाया, एक ऐसा गीत गाया जिससे पत्थर भी पिघल गया था। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, होल्यू गीत। तो ओल्यू राजस्थानी लोक जीवन के किस अवसर से संबंधित है? तो पुत्री विवाह का विदाई गीत है ओल्यू। तो यहाँ पर ये भी नाम याद रखना है कि ओल्यू का संबंध किससे है और कौन से अवसर पर यह गाया जाता है। तो पुत्री विवाह का गीत है, और ये अभी देख ही सकते हैं 2022 में इसको पूछा गया था, 18 मई को जो एग्ज़ाम था JEN का। व्याख्या भी दे रखी है, ओल्यू विवाह के अवसर पर महिलाओं द्वारा बेटे की विदाई पर घर की स्त्रियों द्वारा मन हल्का करने के लिए इसको गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घूघरी केवड़ा आदि लोकगीत किस क्षेत्र से संबंधित है? तो क्षेत्र बताना है। तो मरुस्थलीय क्षेत्र में इन लोकगीतों को गाया जाता है, घूघरी और केवड़ा को। लास्ट हमारा टॉपिक है लोकगीत, जो क्वेश्चनों में नहीं आए या फिर आए हैं तो एक साथ उनका जो सार है इस लास्ट पेज पे दिया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि गीत का नाम है लांगुरिया, कौन से क्षेत्र में गाया जाता है? करौली में। और समय है कब गाया जाता है? तो कैला देवी के मेले पर चैत्र माह में इन गीतों को गाया जाता है। प्रकार और गायन को देखते हैं। तो कैला देवी की आराधना में भक्तों द्वारा कैला मैया के भवन में डुडवन खेले लांगुरिया, ये इसके बोल हैं। दूसरा गीत है पंछेड़ा, ये हाड़ौती और ढूंढाड़ क्षेत्र में गाया जाता है, मेले के अवसर पर इसको गाया जाता है और इसको गाते समय अलगोजा, ढोलक, मंजीरे आदि वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पंछेड़ा शब्द का प्रयोग प्राणों के लिए किया गया है। तो पंछेड़ा किसको कहते हैं? जो प्राण है, जो हमारे अंदर जो जीवन है, उसी को पंछेड़ा शब्द से संबोधित किया गया है। अगला जो गीत है उसका नाम है बिछुड़ो, और ये हाड़ौती क्षेत्र में गाया जाता है और कभी भी इसको गाया जा सकता है। बिच्छू के डंक से मरणासन्न पत्नी द्वारा पति को दूसरे विवाह का संदेश देने के लिए कि मैं तो मरी होती आज, खा गयो बैरी बिछुड़ो,
तो इस तरह से एक पत्नी है इस गीत के माध्यम से, जिसको बिच्छू ने डस लिया है, और वो मरते हुए इस गीत के माध्यम से कहती है कि दूसरे विवाह का संदेश देती है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इस प्रश्न से यहाँ से पूछ सकता है कि इस गीत को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है। तो आपको याद रखना बिछुड़ो। चिरमी गीत का नाम है, मालवा क्षेत्र में इसको गाया जाता है। चिरमी एक पौधे का प्रतीक है। नववधू की अपनी भाई या पिता की प्रतीक्षा के समय की मनोदशा का वर्णन चिरमीरा डाला चार। तो ये इसके बोल हैं। और क्यों गाया जाता है, तो यहाँ से प्रश्न इसी तरह से पूछा जाता है कि नववधू को अपने भाई या पिता की प्रतीक्षा के समय कौन सा लोकगीत गाया जाता है। तो हमें ऑप्शन में करना है चिरमी। नेक्स्ट लोकगीत है सुवटिया। मेवाड़ और पर्वतीय क्षेत्र में इसको गाया जाता है और कभी भी गाया जा सकता है। प्रमुख रूप से वर्षा ऋतु में इसको गाया जाता है और ये एक विरह गीत है। भीलनी स्त्री द्वारा पति को संदेश देने के लिए इस गीत को गाया जाता है। हम सेढ़ो हम पिछले प्रश्नों में पढ़ चुके हैं। ये भी मेवाड़ भील जहाँ निवास करते उस क्षेत्र में इसको गाया जाता है। श्रावण फाल्गुन में इसको गाया जाता है। भीलों के युगल द्वारा स्त्री पुरुषों के द्वारा इसको गाया जाता है। लास्ट है रसिया। ये भरतपुर धौलपुर में गाया जाता है, फेमस है। माखन की चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाऊँ तोय। तो इस तरह से ये रसिया प्रेम गीत इनको कहा जाता है। तो कौन से क्षेत्र में गाए जाते हैं, तो भरतपुर धौलपुर क्षेत्र में इनको गाया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हमने पिछले प्रश्नों के साथ साथ लास्ट में जो प्रमुख प्रमुख लोकगीत हैं, क्षेत्र हैं, कब इनको गाया जाता है, क्या इनके बोल हैं, किन अवसरों पर इनको गाया जाता है, सभी चीज़ों पर हमने चर्चा करी है। तो आज के वीडियो में भी हमने एक अच्छा सा मैटर दिया है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।